Welcome back to the channel students. Today we will discuss लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इसमें इसकी अजम्पशंस कौन कौन सी होती हैं, ये किस तरह से काम करता है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने लिख रखा है कि लॉ ऑफ डिमांड आपके पास क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। इकोनॉमिक्स के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड। अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डिमांड रीढ़ की सी हैसियत रखता है इकोनॉमिक्स में। उसके बाद इसके साथ अगर हम लोग देखें तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इसका प्राइस के साथ। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप मीन्स whenever your price is increase your demand will decline। और अगर आपके पास प्राइस आपकी कम हो रही है तो डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, मतलब एक चीज़ बढ़ रही है, प्राइस अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर अदर फैक्टर्स को भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करें प्राइस के साथ साथ, जैसे कंज्यूमर इनकम है या अदर प्रोडक्ट्स उनकी प्राइसेस हैं, या फिर आपके पास इसके अलावा कस्टमर का टेस्ट क्या है, फैशन क्या चल रहा है, तो इस तरह की अगर चीज़ें हम लोग इंक्लूड करें तो जो डिमांड कर्व है हमारे पास वो इनवर्ड या आउटवर्ड मींस उसमें या तो इंक्रीज आ रहा होगा या वो फिर डिक्लाइन की तरफ जा रही होगी, या फिर आपके पास जो है वो राइज कर रही होगी। तो ये तो था हमारे पास एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन के लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। अब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिमांड वो क्या होता है। अगर डिमांड की हम लोग बात करें, डिमांड फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ की डिमांड एट अ गिवन प्राइस, एक सेट ऑफ प्राइस के ऊपर, जो भी आपके पास ऑन द स्पॉट या आपके पास मार्केट के अंदर प्राइसेस प्रीवेल कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग डिमांड किसी चीज़ की क्या होगी। तो डिमांड आपकी क्या है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम। तो सादा लफ्ज़ों में अगर हम लोग देखें तो डिमांड क्या है, कोई भी चीज़ जो हम लोग परचेज कर रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं या खरीदने जा रहे होते हैं, उसकी क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब किसी चीज़ को हम लोग देख रहे हैं पर केजी उसकी प्राइस क्या है, उसकी डिमांड आपके पास क्या है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या नाम दे रहे होते हैं, डिमांड। अब डिमांड आपकी कब हो रही होगी, जब आप या कोई भी कस्टमर विलिंग होता है या उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो कोई चीज़ बाय कर सके। अगर कोई उसकी विलिंगनेस ही नहीं है, वो परचेज़ करना ही नहीं चाह रहा चीज़, या उसकी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो बाय कर सके, तो वहाँ पे आपका डिमांड इफ़ेक्ट जो है वो होल्ड नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पे एक चीज़ तो यहाँ पे आपके पास नेसेसरी है, वो नेसेसरी कंडीशन कंसीडर कर लें कि कस्टमर की विलिंगनेस भी होनी चाहिए और साथ में उसकी एबिलिटी भी हो कि वो वहाँ पे कर सके। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे एज आ कंडीशन कंसीडर की जा रही होती हैं आपके पास मस्ट। अब अगर वो कस्टमर कोई पे ही नहीं कर सकता, इट्स मीन्स वो किसी चीज़ की डिमांड भी नहीं कर सकेगा। तो अब अगर हम लोग देखें, डिमांड को हम लोगों ने देख लिया, अब लॉ ऑफ डिमांड आपके पास क्या होता है। अब जब भी लॉ की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ तो कॉमन है, कुछ चीज़ों को यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, सेम कंसीडर कर रहे हैं। अगर वो चीज़ें आपके पास सेम है तो आपका लॉ होल्ड करेगा, प्रीवेल करेगा, अदरवाइज आपका लॉ होल्ड नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कांस्टेंट
होती हैं यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चल के। तो यहाँ पे कांस्टेंट हम लोगों ने चीज़ें कर ली। कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है? एंड इंक्रीज इन प्राइस। अब यहाँ पे आपके पास अगर सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं तो उस टाइम पे आपकी प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा? कंस्ट्रक्शन इन डिमांड, आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर प्राइसेस आपकी इंक्रीज हो रही हैं तो डिमांड आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर बाकी चीज़ें प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं वो अगर आपकी कांस्टेंट है तो उस टाइम के ऊपर आपकी प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो डिमांड आपकी क्या हो जाएगी? कम। ऑन द अदर हैंड डिक्रीज इन प्राइसेस, अगर आपकी प्राइसेस यहाँ पे कम होना शुरू हो जाती हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? प्राइसेस आपकी कम हुई तो डिमांड आपकी यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगी? इंक्रीज। अगेन एक बात, बाकी आपके फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं प्राइस के अलावा वो आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, तब ये लॉ आपका होल्ड कर रहा होगा, अदरवाइज ये आपका लॉ होल्ड नहीं करेगा। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि डिमांड क्या होती है और लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है? इनडायरेक्ट। प्राइस इंक्रीज हो रही है, डिमांड आपकी कम हो रही है। प्राइस आपकी बढ़ रही है, डिमांड आपकी कम। इसके उल्ट अगर हम लोग रिवर्स देखें, प्राइस अगर आपकी डाउन पे जा रही है तो डिमांड आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इसी को अगर हम लोग फंक्शन की फॉर्म में लिखें तो फंक्शन की फॉर्म में ये आपके पास क्या आ जाएगा? dx। dx क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी x, या सिंपल आप क्या लें? डिमांड फॉर कमोडिटी x। f इज योर फंक्शन ऑफ, किस किस का फंक्शन है? प्राइस ऑफ कमोडिटी x, प्राइस ऑफ कमोडिटी x। y इज योर कंज्यूमर इनकम, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। यहाँ पे आपके पास प्राइस ऑफ कमोडिटी y एंड t इज योर टेस्ट। तो ये सारे के सारे फैक्टर हैं जो आपके प्राइस जो डिमांड फंक्शन है उसके फैक्टर्स हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं डिमांड के, दैट इज इसको हम लोग रीड किस तरह से करेंगे? डिमांड ऑफ कमोडिटी x is the function of price of commodity x and consumer income and price of commodity y या price of other commodities and taste of the consumer। आपके कस्टमर का टेस्ट क्या होगा, फैशन क्या होगा, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। अब ये ला कब होल्ड करेगा? जब आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी। अगर आपकी कंज्यूमर इनकम, प्राइस ऑफ कमोडिटी y एंड टेस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, यहाँ पे आपके पास ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट होंगी तो आपका डिमांड फंक्शन जो है या आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो प्रीवेल करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज आपका डिमांड फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है अजम्पशंस। अजम्पशन का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास या तो हैं ही नहीं, अगर हैं तो ये चीज़ें आपके पास क्या हैं? कांस्टेंट हैं। इन चीज़ों को हम लोग नहीं छेड़ सकते। अगर ये चीज़ें आपकी एग्जिस्ट करेंगी तो आपका लॉ ऑफ डिमांड वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चले देखते हैं कि वो चीज़ें आपके पास कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट वन इज़ योर कंज्यूमर इनकम। अब कंज्यूमर इनकम यहाँ पे ये कंसीडर किया जा रहा है कि वाइल प्रीवेलिंग लॉ ऑफ डिमांड
योर कंज्यूमर इनकम शुड रिमेन सेम, आपकी कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। अब अगर कंज्यूमर की इनकम लेट्स से 50,000 से बढ़ के वो चली जाती है 1 लाख पे, तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर हायर प्राइसेस भी पे करने के लिए एग्री होगा। आपकी डिमांड ज़्यादा, मतलब अगर तो डिमांड इंक्रीज है या डिमांड आपकी जो है वो बढ़ रही है, तो एट दैट टाइम वो हायर प्राइसेस भी पे करने के लिए विलिंग होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि कंज्यूमर इनकम आपकी क्या होगी, रिमेन्स सेम। नेक्स्ट वन इज योर टेस्ट एंड फैशन। अगेन ये भी आपके पास एक फैक्टर है लॉ ऑफ डिमांड का। अब इसकी वैलिडिटी के बारे में भी हम लोग ये सपोज कर रहे हैं कि कस्टमर किसी भी किस्म के टेस्ट या फैशन के अकॉर्डिंग शॉपिंग नहीं कर रहा, वो किसी भी टेस्ट या फैशन में हिस्सा नहीं ले रहा। तो अब कस्टमर की किसी चीज़ के हवाले से वो टेस्ट उसको अच्छा लगता है किसी चीज़ का, तो वो भी वहाँ पे क्या कर रहा होगा, वो ज़्यादा प्राइस भी पे करने के लिए विलिंग होगा। अगर दूसरी तरफ हम लोग फैशन की बात करें, अगर किसी चीज़ का फैशन चल पड़ा है तो वहाँ पे भी लोग क्या करेंगे, प्राइसेस को कंसीडर नहीं करेंगे, वो हायर प्राइसेस के ऊपर भी किसी भी चीज़ को रिसीव करने के लिए या किसी भी चीज़ को बाय करने के लिए विलिंग होंगे। तो सेकंड वन इज़ कि टेस्ट और फंक्शन भी आपका क्या होना चाहिए, कस्टमर का सेम होना चाहिए। थर्ड पे है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अब यहाँ पे प्राइस ऑफ अदर गुड्स जो है वो भी आपके पास क्या होनी चाहिए, रिमेन्स सेम, वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब प्राइसेस ऑफ गुड्स हम लोग देख रहे होते हैं दो लिहाज से, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं, वो गुड्स जो हमारे पास एक के बदले हम लोग दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास पेप्सी है, अगर आपको पेप्सी अवेलेबल नहीं है तो उसके अगेंस्ट आप कौन सा ड्रिंक यूज़ कर लोगे, कोक यूज़ कर लोगे। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड है। या फिर आप यूँ कह लें चिकन है तो उसका अल्टरनेट, उसका सब्स्टिट्यूट आपके पास मीट गिवन है। तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होंगी कि वो गुड्स जो एक दूसरे के अल्टरनेट के तौर पर यूज़ हो सकती हैं। तो अब जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहे होते हैं तो उस केस में जो क्वांटिटी डिमांडेड है आपकी एक चीज़ की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी विद द राइज इन प्राइस ऑफ अदर। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेप्सी हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। पेप्सी की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी, कब इंक्रीज होगी, जब आपकी कोक की प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोक की अगर प्राइस आपकी बढ़ रही है तो पेप्सी की क्वांटिटी डिमांडेड आपके पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में यहाँ भी हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि वो आइदर आपके पास सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, वो भी आपके पास क्या होंगी, सेम होंगी। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कम्प्लीमेंट्री वो गुड्स जो एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम है, कम्प्लीमेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेट्रोल एंड कार। अब अगर आपके पास कार है, पेट्रोल नहीं है, तभी आपका कोई फ़ायदा नहीं, गाड़ी रख रहे हैं, उसको संभाल के रखें अपने पास, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं। अगर आपके पास पेट्रोल अवेलेबल है लेकिन कार आपके पास अवेलेबल नहीं, देन आपके पास पेट्रोल होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इट्स मीन्स यहाँ पे दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ यूज़ हो रही हैं, किसी भी एक चीज़ को आप दूसरे के ऊपर प्रेफरेंस नहीं दे सकते या एज अ अल्टरनेट यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आपके पास कौन सी गुड्स हो गई, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या कह रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड्स। अगर पेट्रोल की हम लोग देखें क्वांटिटी डिमांडेड, अगर आपके पास वो इंक्रीज हो रही है तो इसमें क्या हो जाएगा, कब इंक्रीज होगी, विद द फॉल इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अगर आपकी कार की प्राइस वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है,
तो उस केस में आपकी पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मींस एक की अगर प्राइस, क्वांटिटी की प्राइस आपके पास इंक्रीज हो रही है, तो या आप यूँ कह लें कि अगर एक की प्राइस आपके पास डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब आप यहाँ पे यूँ कह सकते हैं, अगर कार की कीमतें कम हो रही हैं तो पेट्रोल आप ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप ज़्यादा कार्स परचेज़ करोगे, पेट्रोल की डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होगी। उसके बाद फोर्थ हमारे पास अजम्पशन है पॉपुलेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी लॉ तब होल्ड करेगा जब आपकी पॉपुलेशन सेम होगी। पॉपुलेशन भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, उसमें इजाफा नहीं होगा। अब नेचुरली अगर हम लोग देखें तो पॉपुलेशन के अंदर क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ आ रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, पॉपुलेशन आपकी सेम होनी चाहिए। अब जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जितने लोग ज़्यादा होंगे मींस आपकी डिमांड उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे प्राइस फैक्टर भी आपका मैटर नहीं करेगा, तो डेट्स वाई पॉपुलेशन भी आपकी सेम। उसके बाद सीज़न, अगर कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक्स आपके पास समर सीज़न में उनकी डिमांड आपके पास ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे भी आपका जो प्राइस फैक्टर है वो मैटर नहीं करता। इसके अल्टरनेट अगर किसी और सीज़न की बात करें तो वहाँ पे आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स ऐसा उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं कि सीज़न के अंदर भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास कुछ चीज़ें थी जो हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, वो अगर सेम है, कांस्टेंट हैं तो आपका लॉ होल्ड करेगा, अदरवाइज आपका लॉ होल्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट चलते हैं डिमांड शेड्यूल की तरफ। अब डिमांड शेड्यूल क्या है, यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जो डिफरेंट हमारे पास कमोडिटीज़ हैं उनकी हाइपोथेटिकल प्राइसेस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक कमोडिटी एक्स कंसीडर कर रहे हैं, उसकी प्राइस पर केजी के हिसाब से। अब कमोडिटी की प्राइस आपके पास यहाँ पे ₹5 पर केजी है, तो एट दैट टाइम इट्स क्वांटिटी डिमांडेड पर डे 10 किलोग्राम होगी। मतलब प्राइस अगर 1 केजी के हिसाब से आपकी ₹5 है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितने केजी होगी, 10 केजी। इसी तरह से जब आपकी प्राइस डिक्लाइन करेगी, प्राइस 4 पर केजी आएगी, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड किधर चली जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी 15 पे, जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन में। उसके बाद अगर आपकी प्राइस 1 केजी पे आ जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो एट दैट टाइम योर क्वांटिटी डिमांडेड विल बी 30 पर केजी। तो ये आपके पास जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है। अब इसको यहाँ पे हम लोग अपवर्ड ट्रेंड इसका देखें तो यहाँ पे प्राइस आपकी एट ₹1 पर केजी, योर क्वांटिटी डिमांडेड इज 30 केजी। जब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होके आपकी प्राइस 3 पे गई पर केजी, तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी वो क्या आ रही है, उसके अंदर फॉल आ रहा है, वो डिक्लाइन आ रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड आपके पास किधर चली जाएगी, 20 पर केजी। अब इसी सिनेरियो को हम लोग डिमांड कर्व के हवाले से देखें तो यहाँ पे आपके पास दिस वन इज़ योर एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज़ योर वाई एक्सिस। अब यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग प्राइसेस कंसीडर कर रहे हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड है। तो अब अगर यहाँ पे इसका ट्रेंड देखें तो जब आपके पास प्राइस ₹5 पर केजी था तो योर प्राइस, अब यहाँ पे ये आपके पास आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 10 केजी। इसी तरह से जब हमारी प्राइस
4 kg के ऊपर आती है पर kg, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 15 kg पे चली जाती। तो यहाँ पे ये पॉइंट जहाँ पे आपकी प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं, ए पॉइंट। और जब आपकी प्राइस रिड्यूस हुई तो एट दैट टाइम योर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। अब इसी तरह से जब आपके पास प्राइस और रिड्यूस हुई 3 पर kg पे आई तो आपकी डिमांड जो इंक्रीज होके वो किधर चलेगी, 20 पे। इसी तरह से इस पॉइंट को हम लोगों ने बी का नाम दे लिया, इस पॉइंट को यहाँ पे आपके क्या नाम दे दिया, सी का। इसी तरह से ये आपके पास, इसको हम लोगों ने डी पॉइंट का नाम दे दिया। और ई पॉइंट जब आपके पास प्राइस डिक्लाइन होके ₹1 kg पे आ गई तो एट दैट टाइम क्वांटिटी डिमांडेड आपकी इंक्रीज होके किधर चलेगी, 30 पर kg के ऊपर। तो ये वो पॉइंट थे जहाँ पे आपकी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड आपस में एक दूसरे को कट कर रहे थे, उनको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, ए पॉइंट, बी पॉइंट। अब ये आपके पास इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें तो आपके पास यहाँ पे डिमांड कर्व बन जाएगी। अब डिमांड कर्व, इसका जो नेगेटिव ट्रेंड है, जो आपके पास ये डिक्लाइनिंग की तरफ जा रही है, नेगेटिव स्लोप है इसकी, आपके पास जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव। अब नेगेटिव स्लोप का यहाँ पे क्या मतलब है, इट्स मीन्स कि आपकी जो प्राइस है और आपके पास जो क्वांटिटी डिमांडेड है, इन दोनों के दरम्यान में इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन मीन्स आपकी अगर प्राइस डिक्लाइन हो रही है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास थी लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशंस, और यहाँ पे हम लोगों ने डिमांड कर्व को ग्राफिकली भी देखा कि डिमांड कर्व हमारे पास किस तरह से बन रही होती है, और उसको हम लोगों ने थ्रू टेबल भी देखा कि आपके पास डिमांड, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किस तरह से वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट अभी हम लोग इसकी देखते हैं लिमिटेशंस, कि लॉ ऑफ डिमांड की आपके पास लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। लिमिटेशंस ऑफ लॉ, ये हमारे पास नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है आपके पास लॉ ऑफ डिमांड की, गिवन गुड्स। अब गिवन गुड्स कौन सी होती हैं, ऐसी गुड्स जिनकी डिमांड आपके पास क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है विद फॉल इन प्राइसेस। मतलब क्या कि अगर प्राइसेस, डिमांड डिक्रीज हो रही है तो प्राइसेस भी उनकी क्या हो जाएंगी, कम। अगर डिमांड उनकी इंक्रीज हो रही है तो प्राइसेस भी उनकी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों ने यहाँ पे क्या अभी डिस्कस किया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, व्हेन एवर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इन डिक्रीजिंग ट्रेंड, योर क्वांटिटी डिमांडेड इज इन इंक्रीजिंग ट्रेंड। मतलब क्या कि प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपके पास क्या हो रही है, इंक्रीज। लेकिन गिवन गुड्स क्या होती हैं, इन द केस ऑफ गिवन गुड्स डिमांड अगर आपकी डिक्रीज हो रही है तो प्राइस भी डिक्रीज, एंड वाइस वर्सा। मींस अगर डिमांड आपकी इंक्रीज कर रही है तो आपकी प्राइस भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इट्स मीन्स जो गिवन गुड्स हैं उनके ऊपर आपका लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, पैनिक ऑफ शॉर्टेज। अब यहाँ पे आपको शॉर्टेज किस चीज़ की है, कमोडिटी। अगर कस्टमर को लग रहा है कि इन फ्यूचर कमोडिटी की शॉर्टेज होने वाली है तो उसकी डिमांड आपके पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी आपकी। अगर एट दैट टाइम प्राइसेस भी हाई है
तो उस टाइम पे भी डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इन दैट केस आपका लॉ ऑफ डिमांड भी होल्ड नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये दो कंडीशंस हैं, गिवन गुड्स या पैनिक ऑफ शॉर्टेज। यहाँ पे ये दो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इन दोनों केसेस के ऊपर आपका लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता। तो इस हवाले से ये दोनों चीज़ें जो है वो लॉ ऑफ डिमांड की लिमिटेशंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रीजंस ऑफ नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि डिमांड कर्व जो है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव स्लोप्ड है। तो यहाँ पे डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप है, तो उसकी रीजंस आपके पास क्या क्या है। तो फर्स्ट रीज़न उसकी आपके पास है आपका इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट आपको क्या कह रहा है, डिमांड इंक्रीज, किसी भी गुड्स की कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होगी जब देयर विल बी डिक्लाइन इन प्राइसेस। तो जब प्राइसेस में डिक्लाइन आ रहा है तो यहाँ पे जो कस्टमर की परचेजिंग पावर है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो जब कस्टमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो रही है तो वो और ज़्यादा गुड्स डिमांड करेगा। तो यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट है ये फर्स्ट कंडीशन है नेगेटिव स्लोपिंग की। उसके बाद आपके पास सेकंड है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, अभी हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस किया कि एक आप गुड उसको अल्टरनेटली दूसरी चीज़ें जो है वो डिमांड करें, मतलब एक चीज़ के बदले आपके पास अगर दूसरी चीज़ अवेलेबल है, पहली की प्राइस ज़्यादा होगी आप दूसरी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरी की प्राइस आपकी ज़्यादा होगी आप पहले की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है, आप जो चीपर गुड्स हैं कस्टमर उनकी तरफ मूव कर जाता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंसिव गुड्स, मतलब एक्सपेंसिव गुड्स की बजाय जो कंज्यूमर है वो चीपर गुड्स डिमांड कर रहा होता है। उसके बाद तीसरा आपके पास ऑप्शन है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो जब भी आपकी प्राइसेस डिक्रीज़ होंगी, डिमांड आपकी ज़्यादा है, प्राइसेस आपकी कम होने की वजह से डिमांड आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो एट दैट टाइम न्यू कस्टमर्स न्यू कंज्यूमर्स मार्केट में एंटर हो रहे होते हैं, उस वजह से आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपके पास क्या है, नंबर ऑफ कंज्यूमर के ज़्यादा होने की वजह से भी आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही होती है। Fourth and most important one is diminishing marginal utility. According to law of diminishing marginal utility, additional utility जैसे जैसे कस्टमर या कंज्यूमर उसकी यूटिलिटी पूरी हो रही होती है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है, तो एडिशनल यूटिलिटी वो जो भी डिमांड कर रहा होता है ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट, हर नए यूनिट की जो आपके पास यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। मतलब एक कंज्यूमर है, आप पानी पी रहे हैं, आप जैसे जैसे पानी पी रहे हैं आपकी यूटिलिटी एक टाइम आएगा वो क्या होगी, डिक्रीज़ होना शुरू होगी। आपने एक गिलास पिया, दूसरा पिया, तीसरा पिया, उसके बाद क्या होगा, आपकी यूटिलिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। एक पॉइंट आएगा वहाँ पे आपकी सेटिस्फेक्शन पूरी होगी प्यास की, आप पानी पीना क्विट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि एडिशनल यूटिलिटी आप जो भी नया यूनिट डिमांड कर रहे हैं उस कमोडिटी की, वो आपका एडिशनल यूनिट उसकी यूटिलिटी आपके पास क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। उसके साथ साथ यहाँ पे कह रहा है विलिंग टू परचेज एडिशनल यूनिट, आप कब नया यूनिट परचेज करने के लिए जाएंगे या आप विलिंग होंगे कब, जब इट इज़ ऑफर्ड एट लोअर प्राइसेस। तो यूटिलिटी के केस के अंदर जब भी आप विलिंग होंगे परचेज करने के लिए एडिशनल यूनिट्स कब, जब आपकी प्राइसेस डिक्रीजिंग ट्रेंड में होगी, आपकी प्राइसेस लोअर होगी। तो यहाँ पे ये चौथा रीज़न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी यूटिलिटी जो है वो क्या हो रही होती है, हर आने वाले नए यूनिट के लिए डिक्रीज़ हो रही होती है। तो ये भी आपके पास एक रीज़न है नेगेटिव स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। स्टूडेंट्स होप सो आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा। अगर
आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।